कीमत? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, 3 बलियों में से एक बलि अगर किसी ऐसे इंसान की हो जो तुम्हारे दिल के करीब हो, तो इस आयाम की कर्ण पिशाचिनी और खुश हो जाएगी। ओह, आई सी। हाँ, और खुश होने पर वो न सिर्फ तुम्हें फिर से अपने अंदर की कर्ण पिशाचिनी जागृत करने में मदद करेगी, बल्कि अपनी एक शक्ति भी तुम्हें दे देगी। साहिला की बातें चीनी के अंदर एक नई चाल छिड़ गई थी। उसके मन में एक अजीब सा खेल चल रहा था। एक तरफ कर्ण पिशाचनी के साथ अपनी नई शक्तियों को पाकर अपनी जगह बनाई थी, और दूसरी तरफ उस इंसान का चेहरा जो उसके दिल के करीब था बार बार उसकी सोच को तोड़ रहा था। शोभित, तुमने मेरा साथ दिया, मुझे उस समय बचाया जब मुझे बस एक तिनके की सहारे की जरूरत थी। पर क्या ये बलिदान मुझे वो शक्ति देगा जो मुझे चाहिए? अगर कर्ण पिशाचिनी को खुश करना है तो ये करना ही होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ देर की सोच विचार के बाद चीनी ने अपने मन को मजबूत किया और शोभित को कॉल लगाया। उसकी आवाज में एक जानबूझ का बनावटी दर्द था जो शोभित के दिल को काट गया। शोभित, मेरी मदद करो। नॉट अगेन। अभी अभी तो तुम्हारा लेटर पढ़ा। अगर तुम अकेले चैलेंजेस फेस नहीं कर पाती तो अकेले रहने का इतना शौक क्यों है? इन सब बातों का भी टाइम नहीं है शोभित, मुझे बचा लो। कुछ लोग मुझे पकड़कर इस शमशान के पास ले आए हैं। प्लीज जल्दी आओ। चीनी, मैं अभी आता हूं, तुम बस संभल कर रहो। शोभित बिना समय गवाए अपनी बाइक लेकर शमशान की तरफ निकला। रात का सन्नाटा और उस पुरानी जगह के पीपल के पेड़ हवा में भयानक तरीके से हिल रहे थे। शमशान के पास पहुंचकर शोभित ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। चीनी, तुम कहां हो? मुझे आवाज दो। अंदर जाने का फैसला करते हुए शोभित शमशान के अंदर घुसा। उसे तुरंत एक अजीब चीज दिखाई दी। एक औरत और एक छोटी बच्ची रस्सी से बंधी हुई थी, और उनके आसपास एक और औरत घूम रही थी जिसका चेहरा डरावना था। ये सब क्या हो रहा है? चीनी कहां है? तभी वो औरत और बच्ची शोभित की तरफ इशारा करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। मैं तुम्हें बचाने में मदद करूंगा। तुम्हें कुछ चाहिए? मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हो? बताओ। वो तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे पीछे इशारा कर रही है। तुम्हें चीनी चाहिए? पहले अपने पीछे देखो। शोभित ने पीछे पलटकर देखा और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। उसके सामने चीनी खड़ी थी, लेकिन उसका रूप अलग था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी शीतल लेकिन डरावनी मुस्कान थी। चीनी, ये सब क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? शोभित, मुझे माफ करना, पर तुम्हारा यहां होना जरूरी था। मतलब तुम क्या कह रही हो? साहिला तभी जोर से हंसती है और बंधी हुई औरत और बच्ची उसकी हिप्नोटिक आवाज की हंसी में शामिल हो जाती है। वहीं से कुछ ही दूर एक फार्म हाउस का माहौल भी गर्म था। या तो तुम लोग बहरे हो या ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट। याद रखो, मैं बेहोश हुए लोगों की वजह से तुम्हारी पकड़ में आई थी। मुझे पकड़ने में तुम्हारी वेपन्स और गैजेट्स का कोई काम नहीं था। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या सर्कस चल रहा है? तानी के सवाल जैसे हवा में लटकते रहे। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी थकान और बेचैनी भी थी। तभी एक आदमी फार्म हाउस के अंदर से आगे बढ़ा। उसकी शख्सियत एकदम अलग थी। सफेद बालों के साथ एक परफेक्टली टेलर्ड सूट और एक कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। जैसे ही वो सिक्योरिटी हेड के पास आया, दोनों ने कुछ देर तक हल्का फुल्का डिस्कशन किया। सर, ये लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।
इसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं। हमारी टीम ने इसे पकड़ने में काफी स्ट्रगल किया सर। सीरियसली तुमने मुझे पकड़ा? मैंने खुद को पकड़वाया है। अगर और 3 लोगों की जान की जिम्मेदारी ना होती तो तुम कभी मुझे पकड़ ना पाते। इंटरेस्टिंग, इसे अंदर लेकर आओ। तानी ने आदमी के बारे में गेस करने की कोशिश की, किसी भी फैमिलियर मेमोरी से नहीं जुड़ रहा था। कमांडोज ने तानी को इशारा दिया कि वो उनके साथ चले। उन्होंने अर्जुन और कांस्टेबल को एक टेम्पररी मेडिकल सेटअप में शिफ्ट कर दिया। तानी फार्म हाउस के अंदर गई। वो जगह किसी महल से कम नहीं था। चैंडलर्स, इंपोर्टेड फर्नीचर्स और दीवारों पर हेरिटेज चित्रकारी, सब कुछ शान और शौकत का एहसास दिलाता था। तानी का ध्यान एक बड़े डाइनिंग एरिया के पास से गुजरता हुआ एक क्लोज्ड कैबिन की तरफ गया। कमांडो, उस कैबिन के अंदर जाओ। उस कमांडो ने कुछ आगे बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन तानी के खूंखार रिएक्शन ने उसकी बोलती बंद कर दी। तानी ने एक नजर वहां की सुरक्षा और लग्जरी पर डाली और फिर कैबिन के अंदर घुसी। कैबिन अंदर से और भी प्रभावशाली था। कांच की दीवारें, लेदर की कुर्सियां और एक बड़े ओक टेबल को मिलाकर एक दूसरे ही तरह की सुंदरता। कैबिन में वही आदमी बैठा था जो अब डायरेक्टली तानी की तरफ देख रहा था। समथिंग सीम्स ऑफ। मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। मुझे ना बैठने की जरूरत है ना किसी सवाल का जवाब देने की। पहले ये बताओ कि वो रिक्शा वाले को कहाँ ले गए हो? अरे वाह, तुम तो डायरेक्ट पॉइंट पर आ गई। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं हूं समीर पाल, और जिस रिक्शा वाले की तुम बात कर रही हो वो मेरा बेटा है, केशव पाल। मुझे पक्की खबर मिली थी कि उसके पीछे कुछ लोग हैं। इस वजह से मैंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को भी कोई चांस लेने को नहीं कहा था। तभी वो तुम सबको केशव के साथ ले आए। बेटा, लेकिन वो तो एक नशेड़ी शराबी लग रहा था। वही तो प्रॉब्लम है तानी। मिस तानी, केशव एक इंडस्ट्रियलिस्ट के घर का बेटा है, लेकिन वो अपनी लाइफ के सबसे क्रूशियल दौर में नशे की गिरफ्त में आ गया। हर बार घर से भाग जाता है और कोलकाता के अलग अलग एरियाज में भटकता रहता है। तुमने उसे बचाया, इसके लिए शायद तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। मेरे राइवल्स हैं, किडनैपिंग गैंग्स हैं, और सब लोग केशव को टारगेट करते हैं। इस बार शायद वो उन लोगों के राडार में आ गया था। तानी ने समीर की बातों में एक बाप की मन की सच्चाई और दर्द दोनों महसूस किया, लेकिन उसका दिमाग अब भी क्लियर नहीं था कि उसे यहां क्यों लाया गया। आप जो भी बोल रहे हो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अर्जुन और वो कांस्टेबल यहाँ सेफ है या नहीं? सेफ हैं। अगर अनसेफ होते तो तुम यहां बैठकर मेरे साथ बात नहीं कर रही होती। लेकिन मुझे ये समझना है कि तुम अचानक से कैसे और कहां से आ गई। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही स्पेशल लगती हो। मिस तानी, तुम्हारी कैपेबिलिटीज मुझे क्यूरियस कर रही हैं। तानी की आंखों में एक पल के लिए थोड़ा सोचने का असर दिखाई दिया, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वासी नकाब पहन लिया। स्पेशल तो मैं हूँ ही मिस्टर पाल, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो अपनी मिशन की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। सीक्रेट एजेंट? इंटरेस्टिंग। किसके लिए? थोड़ी तो हिंट मिल सकती है। क्या पता मैं किसी दुश्मन की मदद कर रहा हूँ। अगर बता दिया तो सीक्रेट कहाँ रहा। आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल गैजेट्स और सीरम है जो मुझे एक एज देते हैं। बस इसी वजह से बाहर से देखने वालों को मेरे अंदर कुछ सुपरनैचुरल लगता है। समीर अभी अपने सामने बैठे पहेली को सुलझा ही रहा था कि तभी एक स्टाफ मेंबर दरवाजे के पास दौड़ता हुआ आया। सर, केशव बाबा, वो होश में आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। उन्होंने एक साथ कई स्टेरॉइड की गोलियां निगल ली हैं और अब वो हर किसी पर हमला कर रहे हैं। हमारे 3 स्टाफ मेंबर घायल हो गए हैं। इंटरकॉम पर मैसेज भेजो। सभी कमांडोज को बोलो कि अपनी गन्स की सारी गोलियां निकालकर छुपा दें। केशव को कोई भी पलटकर अटैक नहीं करेगा। अगर मेरे बेटे के हाथों कोई मरेगा तो मैं उसकी 7 पुश्तों की जिम्मेदारी लूंगा, समझे?
स्टाफ मेंबर ने हाँ में सिर हिलाया और दौड़ गया। तानी ने समीर की तरफ एक जिज्ञासा भरी नजर से देखा। एक तरफ वो रक्षा करना चाहती थी तो दूसरी तरफ उसे एक शक्ति का एहसास था जो समीर के शब्दों में था। आपको लगता है कि गोलियां छुपाकर आप केशव को कंट्रोल कर लेंगे? ये टेम्पररी इलाज आप कब तक करते रहेंगे? तुम्हारे पास कोई बेटर आइडिया है मिस सीक्रेट एजेंट? शायद। मुझे वहां ले चलिए। तानी का आत्मविश्वास देखकर समीर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने फिर कमांडोज को इशारा किया कि तानी को केशव के पास तक ले जाए। जब तानी उस जगह के पास पहुंची, उसने देखा कि केशव एक जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था और उसके हाथ में एक स्टील रॉड थी जो वह आगे बढ़ने वाले किसी भी इंसान पर बरसा रहा था। क्या तुम अब भी अपने फैसले पर कायम हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। लोगों की मदद करना मेरा पुराना शौक है और इस शौक पर चलते हुए मैंने कभी दोबारा नहीं सोचा। बचिए! तभी तानी ने समीर की तरफ उड़ती हुई रॉड अपने हाथ से रोक दी।